उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर मुखौर जारी हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने मेरठ में कांग्रेस के गांधी परिवार पर निशाना साधा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ की। आरसू न्यूज संवाददाता आदिल रहमान की खास रिपोर्ट। आप आरसू न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने गांधी परिवार पर जमकर किए कटाक्ष। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने कर पाया था, आज नरेंद्र मोदी जी ने 50% महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को बैन करके उसे हटा करके उनका सशक्तिकरण किया है। ये छोटा विषय नहीं। बंधुगण, ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये चुनाव, और न्यूट्रल होना, तटस्थ होना कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप याद रखो युवकों, मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव खड़े थे। गांडीव छोड़ करके पांडवों के अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण ने उनको बीच मैदान में खड़ा करके कहा था कि अधर्म और धर्म के बीच में चुनना पड़ेगा। अगर धर्म के साथ खड़े होगे तभी जीत होगी, अगर अधर्म के साथ खड़े होगे तो विनाश होगा। आज मैं आपको कहता हूं कि धर्म और अधर्म के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। कौन नारी के सम्मान के साथ खड़ा है, कौन माफिया के साथ खड़ा है, कौन राम मंदिर के साथ खड़ा है, कौन राम मंदिर को लेकर डरा हुआ है और राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, कौन अनुच्छेद 370 के साथ खड़ा है, कौन अनुच्छेद 370 फिर से लाना चाहता है, कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो और कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो, कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति हो और कौन चाहता है उत्तर प्रदेश में परिवार से ऊपर उठकर सही मायने में लोकतंत्र है। इसी को लेकर धर्म और अधर्म के बीच में आपको पार्थक्यता करनी होगी। धर्म और अधर्म के बीच में आपको चुनना होगा। कभी कृष्ण की जीत होगी, कभी राम का जीत होगा और कभी जाके भारतवर्ष की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारत माता की। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 108 करोड़ डोजेस वैक्सीनेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। आप सोच के देखिए, पूरे विश्व को लगता था कि हिंदुस्तान ये कर नहीं पाएगा, हिंदुस्तान से ये हो नहीं पाएगा। लोगों ने आर्टिकल लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अरे they won't be able to maintain the cold chain. India will not be able to maintain the cold chain. ये ऐसे अंग्रेज कहते हैं। India will not be able to maintain the cold chain. It's not possible for India to be vaccinated within the coming 20 years. It will take at least 40 years for India to be vaccinated. बहुत दर्द होता है इसमें। 40 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। अब दिख नहीं रहे हैं वो लोग। जो लोग इस प्रकार की न्यूज पढ़ते थे, जो लोग इस प्रकार के आर्टिकल लिखते थे, अब वो छुपे हुए, गिरी कंदराओं में छुपते हुए जाते। क्योंकि 3 महीने के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने असंभव को संभव करके दिखाया, देश में 2 वैक्सीन, 2 स्वनिर्मित वैक्सीन, आत्मनिर्भर वैक्सीन बने देश के अंदर। सोच के देखिए, अगर हिंदुस्तान में ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं होते तो आज हिंदुस्तान को कोई विदेशी देश वैक्सीन नहीं देता और हमारी परिस्थिति क्या होती है आप सोच के देखिए। वैसे में चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, मुझे सोच कर भी घृणा आती है कि इन लोगों ने वैक्सीन के ऊपर राजनीति की। राहुल गांधी जी की पार्टी ने बताया कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का खून है, वैक्सीन मत लीजिए। फिर चुपके से राहुल गांधी जाके वैक्सीन नहीं ली। सोनिया जी भी वैक्सीन नहीं ले रही थी, बोल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला वैक्सीन लेना चाहिए, पता नहीं हमें कुछ हो जाएगा। जिस दिन वैक्सीनेशन पूरा साधारण जनता के लिए सबसे पहला डोज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, ताकि किसी के मन के अंदर कोई संशय न रह सके, किसी के मन में किसी प्रकार का शक न रह सके। उसके बाद चुपके से जाके ये कांग्रेसियों ने पर्दे के पीछे वैक्सीनेशन कराया, पर्दे के पीछे फोटो बाहर आ जाए। आश्चर्य होता है। अपने देश का वैक्सीन, अपने देश को बचाने के लिए सबसे बड़ा मुहिम, उसमें भी छुप छुप के आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, उसमें भी आप वैक्सीनेशन पर राजनीति कर रहे हैं। धिक्कार का विषय। आप युवकों को चिंतन करना है कि देश को बचाना है तो किस प्रकार का नेता चाहिए। मोदी जी जैसा नेता चाहिए
या इस प्रकार के परिवारवादी वाले नेता चाहिए जो वैक्सीन के ऊपर भी राजी हो। मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। जो आश्चर्य का विषय है कि जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है उस समय पाकिस्तान की बोली बोलते हुए राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक को वर्जिकल कहती है, एयर स्ट्राइक पे एविडेंस और सबूत की मांग करती है, मगर हिंदुत्व पे हमला करने से एक सेकंड नहीं डरती है, एक सेकंड नहीं पीछे हटती है। क्यों राहुल, क्या कारण है जो आप हिंदुत्व पे हमला को इतने प्रखर रूप से करते हैं किंतु पाकिस्तान पे हमला आपसे नहीं होता है? चीन में जाके आप एमओयू साइन करके आते हैं। बंधुगण, अब समाप्त करने का ये सभा मुझे लगता है वक्त आ गया है, किंतु 3 विषय बोल के समाप्त करें। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन काल के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों से जो विषय अविलंब चला आ रहा था, जिस विषय पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस विषय का कोई छोर नहीं दिख रहा था, शांतिप्रिय तरीके से हिंदू समाज राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण के विषय को प्रतिपादित कर रहा था। आज गर्व से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से अपने विषयों को सामने रखा है, 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे याद आ गया जय जय श्री राम से, इससे पहले 2017 में, अगर मैं सही हूं, 2017 या 16 में रामलीला के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे। किस दिशा में आगे बढ़ेगा? हिंदुस्तान विवेकानंद के साथ आगे बढ़ेगा या हिंदुस्तान जिन्ना के साथ आगे? ये आपको तय करना है कि जिन्ना को चुनना है या विवेकानंद जी को चुनना है। ये मैं नहीं कह रहा और मैं यहां राजनीति करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मुझे तो आश्चर्य लगा कि अखिलेश यादव, जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, जो इससे पहले एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो बहुत सोच समझ करके एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक समझे हुए तरीके से जिन्ना के जिन्न को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में करते। मुझे समझ नहीं आता कि जिन्ना को उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाने की क्या आवश्यकता? क्यों? जिन्ना लड़ रहा है क्या चुनाव? जिन्ना की कोई पार्टी है क्या हिंदुस्तान में? जिन्ना का सरोकार पाकिस्तान से, मगर चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान एम्प्लॉयमेंट, यह नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, रोजगार में बढ़ोतरी हुई। तो युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो केंद्र में, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, दिन दुनी रात चौगुना काम हो रहा है। और गांधी जी अपने वाणी के माध्यम से पूरे विदेश गए हुए हैं, शायद दिल्ली में है या नहीं है। आप देखते होंगे कभी कभी बिना डेस्टिनेशन दिखाए वीडियो जारी होती है, पीछे कुछ दिखा नहीं जाता, कहां बैठे हैं, कहां से बोल रहे हैं, बस एक वीडियो जारी कर दी जाती है। वैसे ही चोरी चोरी, चुपके चुपके, न जाने कहां से राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व पर हमला बोलते हुए वीडियो जारी किया है। हिंदुत्व पर हमला बोलते, पहले सलमान खुर्शीद, उसके बाद राशिद अली, और राशिद अली के बाद राहुल गांधी। सलमान खुर्शीद जी ने कहा अपने किताब में कि ये जो हिंदुत्व है ये ISIS और बोको हराम जैसा है, आतंकवादी है हिंदुत्व। मैं आज युवाओं से पूछता हूं, आप बताइए क्या हिंदू लोग और हिंदुत्व आतंकवादी है? क्या हम ISIS है? क्या हम बोको हराम है? ये संभव नहीं है। हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता है, हिंदुत्व कभी आतंकवाद फैला नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यह हिंदुत्व का मूल होता है। तो याद रखिए, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर कोई परिवार वाला ही बैठा होगा। इसलिए बंधुगण, यदि भविष्य अपना सुरक्षित चाहते हो,
यदि आप चाहते हो कि आप एक गरीब और साधारण मध्य वर्ग परिवार से आकर के ऊपर बढ़ने की क्षमता इस नूतन भारत में, इस नए भारत में आप रखो, तो आपको परिवारवाद को समाप्त करना होगा, परिवारवाद से ऊपर उठना होगा। पराकाष्ठा हो गई थी परिवारवाद की हिंदुस्तान में। एक ही परिवार का राज, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। अरे भैया रॉबर्ट जी को तो मैं भूल गया। अरे भैया और कोई जी नहीं है, सारे जी आप ही के परिवार में हैं। राहुल जी तो चले गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, मगर प्रियंका वाड्रा जी आ गई। एक न एक जी आ रहे थे, जी का जंजाल, परिवारवाद का जंजाल। ये जो परिवारवाद है, ये हिंदुस्तान के राजनीति का जी का जंजाल है। ये हिंदुस्तान के राजनीति का सबसे बड़ा जी का जंजाल है, ये परिवारवाद। माता जी, पिताजी, बेटा जी, बेटी जी, दामाद जी, क्यों? ये नहीं है ये जो पढ़ रहे हैं 24-24 घंटे, ये क्या करेंगे? अगर आप ही जी बनते चाहोगे तो ये क्या करेंगे? इसलिए चिंता करने का विषय है। अखिलेश यादव, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई बस मंच पर देखते हुए अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच जो नोकझोंक होती है, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता का सम्मान न कर पाए। जो कुछ भी मिला वो परिवार के कारण मिला, जो कुछ भी मिला पिता के कारण मिला, मगर पिता का सम्मान नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये वही अखिलेश यादव है, ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बनाया। मीडिया के बंधु यहां मौजूद हैं। मीडिया के बंधुओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के हमारे मित्रों ने पूछा अखिलेश यादव जी से कि अखिलेश जी आपने वैक्सीन ले ली, तो उन्होंने कहा ना मैं तो ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। जब हमारी सरकार कभी 4021 में बनेगी, 4021 में जो हमारी सरकार कभी 4021 में बनेगी, तो समाजवादी पार्टी वैक्सीन बनाएगी, हम वो वैक्सीन लेंगे। चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगा लिया है। यह सोच करके जिन्ना का नाम लेने से जो समाजवादी पार्टी का चिन्ह है उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा संचार होगा। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे यहाँ पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, ये राजनीति का मंच नहीं है, मगर फिर भी मैं युवाओं से ये पूछना चाहता हूँ, आप विवेकानंद को चाहते हैं या जिन्ना को चाहते हैं? ये निर्णय भारत का युवा आज लेगा तो कल का भारत सुरक्षित रहेगा, कल का भारत प्रज्वलित रहेगा। कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि जिन्ना के चिन्ह को जागरूक करने से, तुष्टीकरण के माध्यम से उन्हें वोट मिलेंगे। मुझे आश्चर्य लगता है, क्या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं? मैं नहीं जानता, मगर मैं सोच रहा हूं, क्या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्ना को अब भी पसंद करते हैं? मुझे तो लगता है नहीं। मगर इन राजनीतिक पार्टियों को ऐसा क्यों लगता है? चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन स्थानों पर जिन्ना को बार-बार जीवित रखने का प्रयास शुरू होता है। मुझे समझ नहीं आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वक्त था जब हम सब ने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा कि जिन्ना की तस्वीर को महिमा मंडित किया जा रहा था। जिन्ना की तस्वीर ना उतरे, उसके लिए यहाँ आंदोलन हो रहे थे। जिन्ना की तस्वीर बनी रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसका भरसक प्रयोग हो रहा था, प्रयास हो रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि उन्होंने बहुत ही सही तरीके से इस पूरे विषय को प्रतिपादित किया, उठाया और एक्सपोज किया है कुछ लोगों को, वो अपने आप में अद्वितीय है। जिन्ना का कोई स्थान उत्तर प्रदेश में न था, न आने वाले उत्तर प्रदेश में जिन्ना के लिए कोई स्थान होगा। ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, उनसे बोला तो जाता है नहीं। सारे उपनिषद पढ़ लिए, कब पढ़ा राहुल गांधी जी? कब आपको टाइम मिला? आपको छुट्टी से तो फुर्सत मिलती नहीं है। कभी इटली, कभी लंदन, कभी किसी और विदेशी स्थान पे रहते हैं, आपने उपनिषद पढ़े कब?
राहुल जी, उपनिषद पढ़ना अच्छी बात है, आपने पढ़ा नहीं है हमें पता है, पढ़ लीजिए, किंतु जरा कांग्रेस को भी पढ़ लीजिए पहले। कांग्रेस तो इनसे पढ़ा जा नहीं रहा है, ये उपनिषद पढ़ने चले। वो G23 वाले आपस में लड़ रहे हैं, नफरत और प्यार की राजनीति के विषय में राहुल गांधी जी हमें परसों बता रहे थे कि हम तो बड़े प्यार वाले पार्टी हैं, ये बीजेपी वाले तो नफरत वाले पार्टी। राहुल जी, हमने कब टमाटर का मार किया? कपिल सिब्बल के ऊपर दे टमाटर, दे टमाटर, दे टमाटर, सारे टमाटर का मार कपिल सिब्बल के ऊपर आपने किया, और आप कह रहे हैं ये प्यार की राजनीति है। मुझे नहीं पता, आजकल के युवकों में शायद टमाटर प्यार का फल होगा, हमारे समय में गुलाब था। हम जिसको प्यार करते थे उस पर गुलाब फेंकते थे, शायद आजकल टमाटर फेंकते हो। तो इसीलिए शायद कपिल सिब्बल जी के ऊपर प्यार की राजनीति के अंतर्गत टमाटर फेंका गया, उनके घर के शीशे को तोड़ दिया, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ये प्यार की राजनीति। राहुल जी, प्यार की राजनीति करनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, आपके मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके बीच लड़ाई हो, वहां जरा प्यार सिखाइए। राहुल जी, प्यार की राजनीति, चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में फाइटिंग चल रही है नॉन स्टॉप। रोज सुबह उठकर नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। आपने अगर हिम्मत है राहुल जी, एक दिन पंजाब जाके वहां प्यार की बीज बो के आइए, केवल टीवी पे अनडिस्क्लोज लोकेशन से बैठ करके आप प्यार की राजनीति सिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं युवाओं से निवेदन करता हूं, जो लोग हिंद और हिंदुत्व पर हमला करते हैं उन लोगों से सावधान रहना है। हिंदुत्व, हिंद और हिंदुस्तान पे हमला, ये हिंदुस्तान नहीं सकेगा। जो है वो उल्टा प्रदेश कहते थे, यूपी माने उल्टा प्रदेश, वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। आज कोई भी उसे उल्टा प्रदेश नहीं कहता है, उसे आज सर्वोत्तम प्रदेश कहा जाता है, उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है, उत्तम प्रदेश। क्यों? जिसको डरना चाहिए वो डर रहे हैं, और जिसको भयमुक्त होना चाहिए वो भयमुक्त है। मुझे आश्चर्य लगता है, आप सभी यहां बैठे हुए हैं, युवा शक्ति है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आप जहां पहुंचे हैं आज, आप ये जो शिक्षण ग्रहण, करोड़ से अधिक डोजेस लगा करके उत्तर प्रदेश को कोरोना में सुरक्षित रखने का काम जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने किया है, वह भी अनुकरणीय है, वह भी अपने आप में वंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। मुझे तकलीफ होती है, मैं तो अब युवावस्था पार कर चुका हूं, मगर आप तो युवा हैं। एकम सत्य बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, अनेक विद्वान इसको अलग अलग रूप में प्रतिपादित करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हिंदुत्व है और यही हिंद और हिंदू है। हिंद और हिंदू कभी भी हिंसा नहीं हो सकता है, हिंद और हिंदू की आत्मा में हिंसा हो ही नहीं सकता है। हम हिंसक कभी नहीं हो सकते हैं। जो लोग ISIS और बोको हराम के साथ हिंदुओं की तुलना करते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। और मैं एक बात कह दूं, ऐसे ही लोगों के कारण हिंदुस्तान हजार वर्षों तक गुलाम रहा। मन तो कहता है, मन तो बहुत कहता है, मन तो कहता है मैं गद्दार गुलाम वैसे हूं, मगर मैं वो टीवी डिबेट में करूंगा। ऐसे ही लोगों के कारण जिन्होंने अपने राजनैतिक बेनिफिट्स के कारण, अपने आप को आगे बढ़ाने के कारण अपने देश को नीचे दबाया, अपनी जाति, अपने धर्म को नीचे दबाया, उन लोगों के कारण हिंदुस्तान गुलाम हुआ। आज भी ये लोग हिंदू और हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी, हिंदुत्व के स्पेलिंग को भी आप अगर हिंदी में ठीक से लिख दो। राहुल गांधी कह रहे थे, आपको पता है 4 दिन पहले आपने देखा होगा, वो अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से वीडियो जारी किया था। वो कह रहे थे मैंने सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी आपने राहुल गांधी को जय श्री राम बोलते हुए सुना है? कभी सुना है जय श्री राम बोलते हुए? और वो कह रहे हैं उन्होंने सारे उपनिषद पढ़ लिए। राहुल गांधी ने सारे उपनिषद पढ़ लिए, छांदोग्य उपनिषद। इसका अगर उच्चारण भी राहुल गांधी कर दे तो हम में से आधे लोग राजनीति छोड़ के संन्यास लेंगे। धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद है
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों को कि आज चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, ये जो गैंगस्टर्स थे, ये जो माफिया के डॉन थे, उन माफिया के डॉन के पैरों के तले उत्तर प्रदेश कुचला नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पे डॉन राज और माफिया राज उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आएगा। और इसका निर्णय हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के युवकों को लेना है, आपको लेना है इसका निर्णय कि कौन आपका सरोकार होगा, कौन आपका सरगना होगा। क्या ये माफिया, ये डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगे? कदाचित नहीं, ये नहीं हो सकता है। आश्चर्य का विषय है, पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, उत्तर प्रदेश की जेल में उसे डर लग रहा था। और मैंने देखा कि जब वो पंजाब की जेल से सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद चला तो व्हील चेयर में चला था कि कहीं न कहीं उसे सहानुभूति मिलेगी। मगर जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचा मुख्तार अंसारी, व्हील चेयर से खड़ा होकर पैदल चलने लगा। व्हील चेयर से डॉन खड़ा होकर पैदल चलने लगा। वाह योगी सरकार, वाह! ये भय होना जरूरी है। ये माफिया और डॉन के अंदर ये भय होना जरूरी है। युवाओं को भयमुक्त होना चाहिए और माफिया और डॉन के अंदर डर होना चाहिए। तभी एक विवेक युक्त समाज का निर्माण होता है, तभी एक समूचे उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश गर्व का बिंदु है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे वो दिन मैं भूल नहीं सकता, मैं कभी बिसरा नहीं सकता हूं वो दिन। पहले मैं उत्तर प्रदेश के डिबेट में बैठता था 2014 से पहले 2017। जय श्री राम, जय जय श्री राम की ध्वनि उच्चारित किया था। जब उन्होंने ये नारा लगाया था तो कांग्रेस ने तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे गैर भारतीय बताया था, कहा था ये भारत के संविधान के मुताबिक नहीं है। जय श्री राम कह उन्होंने कहा था ये किसी और समुदाय को डराने का काम है। जय श्री राम कहना उचित नहीं है। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी के पार्टी ने किया। और आज भगवा चोगा पहन करके प्रियंका जी मंदिर घूम रही है। आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके राहुल जी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूं। वाह! आप वही पार्टी है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आपने कहा था राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने कोर्ट में कहा था 2019 तक राम मंदिर के निर्माण पर कोई सुनवाई न हो, राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये आपने कहा था कांग्रेस, और आज गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा है कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। 2024 से पहले हम सभी भव्य राम मंदिर को देखेंगे, उसे निहारेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, सबकी जीत है। किसी ने सोचा था कि हमारे जीते जी अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। लोग कह रहे थे अनुच्छेद 370 को छू के तो देखो खून की नदियां बहेंगी। कुछ लोग कह रहे थे अनुच्छेद 370 हट गया तो हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं बचा। कुछ लोग कह रहे थे अनुच्छेद 370 अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1000 जन्म ले लेंगे, 1000 जन्म, तो भी अनुच्छेद 370 नहीं हटा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो अभी कई बार और प्रधानमंत्री बनना है। अपने दूसरे काल के शुरुआत में ही उन्होंने 1000 जन्म तो छोड़िए, दूसरे काल के प्रथम अवस्था में इन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाया। महिलाओं का सशक्तिकरण किया, दलितों का सशक्तिकरण किया। कश्मीर में जो वाल्मीकि बंधु शिक्षा से विहीन रहते थे, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, नौकरी प्राप्त नहीं होती थी, आज वाल्मीकि बंधुओं को जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल रही है। वो भी IAS और IPS बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये कोई छोटा विषय